लाला। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जीएस पेपर 4 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है विधि और नियम। विधि मीन्स लॉ, नियम मीन्स रूल्स के बीच विभेदन कीजिए। इनके सूत्रीकरण में नीति शास्त्र की भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड रूल्स। डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग दैम। तो यहाँ पे विधि और नियम में क्या अंतर है, एक चार्ट के माध्यम से दिया गया है, तो यहाँ से याद कर लें। फिर लास्ट में दिया है कि विधि और नियम के सूत्रीकरण में नीति शास्त्र की भूमिका क्या है। तो विधि या कानून संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो देश या राज्य पर लागू होता है। सिंपल सा है, विधि या कानून संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो देश या राज्य पर लागू होता है। नियम क्या है? नियम आमतौर पर प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों का एक समूह होता है। नियम आमतौर पर प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों का एक समूह होता है जो किसी विशेष कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गठित या तैयार किए जाते हैं। तो विधि एक बन गया, सिद्धांत बन गया है, फिर उसको प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश यानी कि वो विधि कैसे कैसे लागू होगा उसके बारे में बताया जाता है नियम में। कानून सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा सरकारी कारकों जैसे पुलिस और अभियोजकों द्वारा लागू किए जाते हैं। यानी जो सरकारी अधिकारी हैं, पुलिस हैं, वो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। नियम संगठनों और व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नियम प्रकृति में व्यक्तिगत होते हैं जिन्हें परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित किया जाता है। कानून अनम्य यानी कि इनफ्लेक्सिबल होते हैं और इसके अंतर्गत कठोर दंड सहित कारावास और कुछ मामलों में मौत की सज़ा भी हो सकती है। नियम अपेक्षाकृत अधिक लचीले होते हैं और टूटने पर हल्के परिणाम देते हैं। कानून को प्रभावी होने के लिए मतदान सहित अन्य प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। कानून को प्रभावी होने के लिए मतदान सहित अन्य प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। संसद में पारित होगा तो बाकायदे मतदान होगा। नियम आवश्यकता अनुसार सेट और समायोजित किए जाते हैं तथा नियमों को स्थापित करने वालों के लिए सम्मान का ध्यान रखा जाता है। कानून शिक्षण उपकरण नहीं है बल्कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने का उपकरण है। नियम हमें समाज में रहने के लिए तैयार करने में मदद करते हैं तथा इनके द्वारा अच्छे नागरिक बनाने के मानक तैयार किए जाते हैं। तो ये है अंतर। अब विधि और नियम के सूत्रीकरण में नीति शास्त्र की भूमिका क्या है? कानून, विधि और नियम के सूत्रीकरण में यानी विधि कैसे बने, नियम कैसे बने, तो इसमें नीति शास्त्र की क्या भूमिका है? कानून किसी समाज में न्यूनतम प्रवर्तनीय मानक होते हैं जिसका निर्माण नीतिगत सिद्धांतों तथा नैतिक मूल्यों पर विचार के पश्चात किया जाता है। अर्थात जब नीतिगत सिद्धांतों को व्यापक स्तर पर स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें संहिताबद्ध कर विधि या कानून का रूप दे दिया जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के उद्भव संबंधी अधिकांश मामलों में नैतिक मानदंडों से विधियों का विकास हुआ है। हालांकि सभी मामलों में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप सती प्रथा को देखा जाए तो इसे व्यापक स्तर पर स्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानक व्यवहार के रूप में मान्यता प्राप्त थे, किंतु कुछ समाज सुधारकों के प्रयास से इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर एक विधान बना दिया गया। यह इस बात का उदाहरण है कि कुछ लोगों की नैतिकता विधि के अधिनियम का कारण बनी जिसने बाद में समाज के नीति शास्त्र को आकार प्रदान किया। इसी क्रम में आईपीसी की धारा 377 का दृष्टांत लें जो समलैंगिकता को विधि के विरुद्ध या गैर कानूनी करार देती है,
किंतु सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। तो धारा 377 जो कि पहले समलैंगिकता को विधि के विरुद्ध या गैरकानूनी करार देती थी, किंतु सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि समलैंगिकता को समाज के लिए अस्वाभाविक, भ्रष्ट तथा अनैतिक समझा जाता था। इसलिए यह एक ऐसा उदाहरण है जहां नीति शास्त्र से प्रेरित होकर विधि अधिनियमित की गई है। इसके अलावा भारत में सरोगेसी को नियंत्रित करने वाले कानून पर समाज के नीति शास्त्र का बड़ा प्रभाव है। हमारे समाज में मातृत्व को परम पावन समझा जाता है तथा धन से इसका मूल्य चुकाना यहाँ स्वीकार्य नहीं है। इसी नैतिक सिद्धांत के आधार पर इस कानून को दिशा निर्देश प्रदान किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले आईटी अधिनियम की धारा 66A एक ऐसा क्लासिक दृष्टांत था जिसमें लोगों की प्रगतिशील नैतिक मान्यताओं ने एक प्रतिगामी कानून को निरस्त करने में सहायता की। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले आईटी अधिनियम की धारा 66A एक ऐसा क्लासिक दृष्टांत था जिसमें लोगों की प्रगतिशील नैतिक मान्यताओं ने एक प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव लॉ को निरस्त करने में सहायता की। इस प्रकार उपर्युक्त दृष्टांतों से स्पष्ट है कि विधि तथा नीति शास्त्र एक दूसरे के विरोधाभासी भी हो सकते हैं तथा एक दूसरे को सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायक भी। अगला प्रश्न, सकारात्मक अभिवृत्ति, इसका पूरा आंसर दिया, ठीक है। सकारात्मक अभिवृत्ति यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है। यानी जो लोक सेवक है, सिविल सर्वेंट जो है, उसके अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये एक अनिवार्य विशेषता मानी जाती है जिसे प्रायः नितांत दबाव में कार्य करना पड़ता है। यानी जो एक लोक सेवक है उसे नितांत दबाव में काम करना पड़ता है। जनता का दबाव, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर और जो एनजीओज, तरह तरह के ग्रुप्स, सबका, सीनियर्स, उन सब का नितांत दबाव होता है। तो नितांत दबाव में काम करना पड़ता है, इसलिए लोक सेवक को सकारात्मक अभिवृत्ति का होना चाहिए। यह एक अनिवार्य विशेषता मानी जाती है। एक व्यक्ति में सकारात्मक अभिवृत्ति क्या योगदान देती है? बढ़िया प्रश्न। ए पॉजिटिव एटीट्यूड is considered to be an essential characteristic of a civil servant who is often required to function under extreme stress. What contributes to a positive attitude in a person? आंसर इसका है अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। यानी किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय है, कोई भी मनोवैज्ञानिक विषय है, उसके प्रति हमारा जो सकारात्मक या नकारात्मक भाव होता है उसी को कहा जाता है अभिवृत्ति। यदि व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक है तो उसकी प्रतिक्रिया भी अनुकूल होगी। इसी कारण से सकारात्मक अभिवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है कि अलग अलग दबाव के बीच में भी उसे सकारात्मक रहना है। एक सिविल सेवक अपने सेवा काल के दौरान करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इस दौरान उसे राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन, कार्य का अतिशय भार, मानसिक तनाव जैसी परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। ऐसे में सकारात्मक अभिवृत्ति एक सिविल सेवक को समाज के कल्याण के लिए अपनी योग्यता का उपयोग करने हेतु निर्देशित और नियंत्रित करती है। लोक सेवकों में सकारात्मक अभिवृत्ति प्रशासन और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है। सकारात्मक अभिवृत्ति लोक सेवकों को अपने कार्यों के निर्वहन के दौरान तनाव प्रबंधन में भी सहायता करती है।
निम्नलिखित उपायों से किसी व्यक्ति में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हो सकता है। तो किसी व्यक्ति में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना है तो ये कुछ काम करने होंगे जो पॉइंट्स में दिए गए हैं। पहला, स्वयं के गुणों और दोषों की जांच करना और उसे बदलने की इच्छा। तो स्वयं के गुणों एवं दोषों की जांच करना तथा उसे बदलने की इच्छा। नवीन विचारों और अवधारणाओं के प्रति खुलापन। स्वयं के भय को दूर करने की इच्छा शक्ति और साहस। खुद को मानने और खुद पर विश्वास करने की इच्छा, आत्मविश्वास। दुनिया को प्रभावित करने की स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना। यह मानना कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई और मूल्य हैं तथा प्रेम सभी पर विजय प्राप्त करता है। जीवन में खुशी की अनुभूति होना। सकारात्मक अभिकथन को बार बार दोहराकर अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना। ये सारी बातें हैं कि अच्छे अच्छे कोटेशन हम पढ़ें, क्या क्या करें, फिर से देखें। अपना जो गुण है, दोष है, उसकी जांच करते रहें, उसमें सुधार करते रहें, नए नए विचार अवधारणा को सीखते रहें। अपने जो भय हैं उसको हम पूरे इच्छा शक्ति साहस के साथ हटाएं। खुद को माने, अपने पर विश्वास करें। दुनिया को प्रभावित करने की हमारे अंदर क्षमता है, इस बात पर हम विश्वास करें। और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, मूल्य होते हैं। तो प्रेम के द्वारा हम दुनिया पर विजय पा सकते हैं, इस बात पर हम विश्वास करें। जीवन में खुशी की अनुभूति हम बार बार लाएं। जो सकारात्मक अभिकथन है, अच्छी अच्छी बातें, उसको बार बार हम पढ़ें और मस्तिष्क को हम ट्रेन करते रहें। सामान्यतः अभिवृत्ति सीखी जाती है, परंतु कुछ मामलों में यह जन्मजात भी होती है। अभिवृत्ति सामान्यतः स्थायी होती है, परंतु इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये रहा इस प्रश्न का डिस्कशन। अगला प्रश्न, भारत में लैंगिक असमानता के लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं? इस संदर्भ में सावित्रीबाई फुले के योगदान का विवेचन कीजिए। What are the main factors responsible for gender inequality in India? Discuss the contribution of Savitribai Phule in this regard. लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में लैंगिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया भारत में लैंगिक असमानता के उत्तरदायी कारक, कि जो लैंगिक असमानता है भारत में उसके क्या क्या कारक हैं। तो पहला, सामाजिक रीति रिवाज जो हैं, जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, पितृसत्तात्मक समाज, अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का निम्न शैक्षिक स्तर, रोजगार के अल्प अवसर उपलब्ध होना, राजनीति में अल्प भागीदारी, ये सारे कारक हैं भारत में लैंगिक असमानता के। फिर से देखें, सामाजिक रीति रिवाज, पितृसत्तात्मक समाज, अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का निम्न शैक्षिक स्तर, रोजगार के अल्प अवसर उपलब्ध होना, राजनीति में अल्प भागीदारी, ये सारे कारक हैं। भारत में लैंगिक असमानता के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक एवं पारिवारिक रूढ़ियों के कारण महिलाओं को विकास के कम अवसर उपलब्ध होते हैं। शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष तथा महिला साक्षरता के मध्य 17% का अंतराल है। राजनीति में महिलाओं की अल्प भागीदारी, वर्तमान में भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधि मात्र 11% हैं। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स क्षेत्र के रोजगार में महिलाओं की भागीदारी मात्र 14% है, और जबकि स्टेम से जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई करती हैं 47% ऑफ
वीमेन स्टडी इन द स्ट्रीम स्टेम, लेकिन स्टेम के क्षेत्र में रोजगार है 14%, जबकि पढ़ाई करती हैं 47% लोग। लैंगिक असमानता दूर करने में सावित्रीबाई फुले का योगदान क्या रहा? उन्होंने क्या काम किए? सावित्रीबाई फुले, इन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर पुणे में 1848 में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की। तो ये किन्होंने सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर पुणे में 1848 में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की। इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना की। तो 1848 में पुणे में पहला महिला विद्यालय खोली, फिर 4 साल बाद 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना करी। टिफ़नी वेन ने सावित्रीबाई फुले को पहली पीढ़ी की आधुनिक भारतीय नारीवादी और विश्व नारीवाद के लिए महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में वर्णित किया है। हालांकि सरकार ने असमानता को कम करने के लिए कई सकारात्मक प्रयास किए हैं, जैसे सबला योजना, जननी सुरक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टेप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इत्यादि, किंतु इस दिशा में अभी काफ़ी कार्य करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न बाद में देखेंगे क्योंकि पूरा आया नहीं है। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।